अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2023 पेपर 32 से क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा, विच इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और आप लोगों ने का जून 2023 का भी पेपर 32 देखा हो, तो उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था। तो अब वो स्टूडेंट्स जो गैस वर्क करते हैं, गैस पेपर्स अपने खुद से क्रिएट कर लेते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस जून 23 में कैश फ्लो स्टेटमेंट आया तो नवंबर 2023 में नहीं आएगा। तो ये पेपर आई होप सो उनके लिए काफ़ी अच्छा रियलिटी चेक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जून 23 की तरह इंक्रीज डिक्रीज दिए हुए। तो अब सर्टेन स्टूडेंट्स जून 23 के टेक्निक्स को रट लेंगे और वही सेम टेक्निक सिमिलर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से कुछ तो हो सकता है वर्कआउट कर जाए, लेकिन सर्टेन ट्रांजेक्शन इस पे डिफरेंट गिवन है, उनकी कैलकुलेशंस डिफरेंटली होंगी इसमें। तो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती, जितना अच्छा आप इस क्वेश्चन में इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो अदर इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर कर पाएंगे। Okay, so let's start. TGPLC is an expanding company with a financial year end of 31st December. A junior member of the accounts staff took the statements of financial position of the company at 31st December 2022 and 2021 and prepared the following draft statement of cash flows. तो उसने बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स ली और उनमें फिगर्स के डिफरेंसेस निकाल के सम हाउ किसी तरह जान छुड़ाओ किस्म की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना दी और उसने जबरदस्ती बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से मैच भी करवा दिया। लेकिन इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में न्यूमरस इनएक्यूरेसीज और एरर्स हैं। जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं। अब नॉन करेंट एसेट का परचेज किया तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, उनकी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। और अगर कोई हमने डिस्पोज ऑफ किए तो उनका गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑपरेटिंग में, और उनके जो प्रोसीड्स हैं डिस्पोजल के वो इन्वेस्टिंग में आते हैं। इंक्रीज इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स। अच्छा, अब टैक्स और इंटरेस्ट के इसने एक्रूअल्स का डिफरेंस ले लिया, जबकि इंटरेस्ट और टैक्स जो हमने पे किया होता है वो आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये सही है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, अब अगर सारे शेयर इशू करके इस पे फाइनेंस रेज किया तो इन्हें आना चाहिए, वरना सिर्फ वो शेयर आएंगे जिनको इशू करके हमने फाइनेंस रेज किया। इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब देखिए ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आती ही नहीं है। डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम, ये भी नहीं आता। एग्जैक्टली जो हमने शेयर इशू से रिसीव किया वो आता है। डिविडेंड पेड सही है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैंक बैलेंसेस गिवन है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शो द टैक्स चार्ज ऑफ 32,000 एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस ऑफ 15,000। तो अगर मैं ये पॉइंट वन को प्रॉफिट फॉर द ईयर को यूज करके मैं प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस निकाल सकता हूँ। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स और डॉलर मनीज। Two share issues were made during the year. The first was a bonus issue of 300,000 shares, which was funded entirely from the share premium account. The second was the right issue of 100,000 shares at a premium. तो उसने ये बताया नहीं है कि ये जो राइट्स इशू के शेयर्स है कितने पे एक शेयर इशू हुआ है, या प्रीमियम पर शेयर अगर बता देता तो उससे भी काम चल जाता क्योंकि पार वैल्यू गिवन है। तो हमें खुद निकालना पड़ेगा कि इन पे प्रीमियम कितना था इन शेयर्स पे। तो इसने आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने बोनस इशू के शेयर्स भी इंक्लूड किए हुए। बोनस इशू तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, वो तो आनी ही चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। New machinery 348,000 was bought. Motor vehicles with a carrying value of 56,000 was sold for 71,000. तो ये इन्वेस्टिंग में आना चाहिए 348,000, और ये 71,000 भी इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। और यहाँ हमें देख के पता चल रहा है कि मोटर व्हीकल जो हमने डिस्पोज ऑफ किए उस पर गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, वो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर लूंगा अभी। और डेप्रिसिएशन के लिए आप लोग देख सकते हैं उसने इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। और पॉइंट थ्री में नॉन करेंट एसेट की बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पॉइंट थ्री को और इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अप्रोप्रिएटली यूज करके, और ये रिवेल्यूशन रिजर्व भी तभी इंक्रीज होता है अगर हमने किसी नॉन करेंट एसेट को अपर रिवैल्यू किया हो। तो इनको यूज करके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्टेन चीज़ें हमने डिसाइड कर ली है कि कैसे ट्रीट एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अब मैं वर्किंग से स्टार्ट करता हूँ।
तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर मैं इंटरेस्ट और टैक्स सेट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन आ जाएगा। उसके अलावा गेन और डिस्पोजल इजी है। एसेट को बेच मोटर व्हीकल को बेच के 71,000 रिसीव किया है और उसकी नेट बुक वैल्यू 56,000 थी, तो गेन और डिस्पोजल आ जाएगा हमारा 15,000। अब डेप्रिसिएशन, अब देखें ये जो 472,000 है, ये इसने सर्टेन वैल्यूज को यूज करके निकाला होगा। तो उसने 348,000 ऐड किया होगा, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो इंक्रीज है वो ऐड किया होगा, और जो ऐसे डिस्पोज ऑफ किया उसकी नेटवर्क वैल्यू उसने माइनस की होगी, और इवन इसने डेप्रिसिएशन भी माइनस की होगी। तो अब 472 माइनस 348 माइनस 300 प्लस 56। तो अब मैं ये डेप्रिसिएशन की जो फिगर है, क्योंकि माइनस की होगी 472 को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये नेगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स की को डिक्रीज करती है 120। अब उसके अलावा इंटरेस्ट और टैक्स पेड आते हैं, और अगर जैसे मैं इंटरेस्ट का देखूँ तो उसने डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल दिया हुआ है। अब नॉर्मली तो ये क्या, जैसे इंटरेस्ट का टैक्स का रफ एक्सपेंस का अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लेके और इनकम स्टेटमेंट का फिगर लेके हम पेड टैक्स या इंटरेस्ट पेड निकाल लिया करते थे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग तो गिवन ही नहीं है, लेकिन देखिए डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल है, वो 3,000 का है। इसका मतलब जो एक्रूड इंटरेस्ट का या इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग से 3,000 लेस है। तब चाहे कोई से भी ओपनिंग का क्लोजिंग बैलेंस हो, दोनों का डिफरेंस 3,000 था। तो एक्चुअली इसमें अगर मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट के जैसे और टैक्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स या एक्रूअल्स एज्यूम कर लूँ, तो फिर मैं इजीली जो टैक्स इंटरेस्ट पे किया, टैक्स और इंटरेस्ट पे किया, वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट का ओपनिंग में रख लेता हूँ 9,000, क्लोजिंग में रख लेता हूँ 6,000, और फिर जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर है वो 15,000 है। तो डिफरेंस से पेड आ जाएगा 9 प्लस 15 माइनस 6, तो दैट इज 18,000। इसी तरह अगर हम टैक्स का देखें तो उसका पेबल इंक्रीज हो रहा है 6,000 से। इसका मतलब टैक्स पेबल का या एक्रूड टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग से 6,000 ज़्यादा है। तो इसके बेस पे हम ओपनिंग को क्लोजिंग एज्यूम कर सकते हैं। तो 10,000 अगर मैं ओपनिंग एज्यूम कर लूँ, क्लोजिंग में 16,000 एज्यूम कर लूँ, और इनकम स्टेटमेंट की फिगर इसकी 32,000 है। तो 10 प्लस 32 माइनस 16, 26,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए तो ऑलमोस्ट सब गिवन है, पॉइंट 3 में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए डिविडेंड पेड तो चले गिवन है, लेकिन अभी राइट्स इशू से कितना रिसीव किया था वो एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बोनस इशू की पहले वैल्यू निकालूंगा। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू में होता है, तो अगर मैं 1 को 300,000 से करवा दूं तो उसकी वैल्यू $300,000 हो जाएगी। और राइट्स इशू का प्रीमियम निकालना है, तो देखिए इसने शेयर प्रीमियम का ओवरऑल डिक्रीज दिया हुआ है। तो ये 250 इसने इस तरह कैलकुलेट किया होगा कि इसने जो राइट्स इशू का बोनस इशू का प्रीमियम है वो इसने माइनस किया होगा, और राइट्स इशू का प्रीमियम ऐड किया होगा। तो -250 इज इक्वल टू बोनस इशू का वैल्यू माइनस की होगी, और राइट्स इशू का प्रीमियम इसने ऐड किया होगा। तो -250 प्लस 300, तो राइट्स इशू का प्रीमियम 50,000 है।
और किसी भी और राइट्स इशू से जो हमने बैंक में रिसीव किया होगा वो हम टोटल वैल्यू रिसीव करते हैं, यानी पार प्लस प्रीमियम। तो 100,000 शेयर्स राइट्स इशू में इशू किए, इनकी पार वैल्यू 100 हो जाएगी और 50 इनका प्रीमियम है। तो टोटल्स का हमने राइट्स इशू से 150,000 रिसीव किया। और आप लोग एंट्री से भी कर सकते हैं। शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल 100 से क्रेडिट हो रहा है, शेयर प्रीमियम 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। उन दोनों को ऐड कर लें आप तो उतने से बैंक डेबिट हो रहा होगा, तो वो भी फिर 150,000 ही बनेगा। तो आई थिंक सो मैंने इंपॉर्टेंट वर्किंग सारी कर ली है। नाउ वी आर इन अ गुड पोजिशन टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन से स्टार्ट होगा विच इज 123,000। अब इस पे मैं डेप्रिसिएशन ले लूंगा 120,000, ये ऐड होगा। गेन ऑन डिस्पोजल 15,000 है। अब बाकी जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के एडजस्टमेंट्स है, यानी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स है, वो सब इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सही है, तो वो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीबल है, ट्रेड पेबल है। और उस पर मैं इंटरेस्ट और टैक्स पे ले लूंगा जिसकी जो मैंने वर्किंग से कैलकुलेट किए। तो इंटरेस्ट है 18,000, ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा और टैक्स पेड भी माइनस होगा। अब मैं इन सब फिगर्स का नेट निकालूंगा, पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस में, नेगेटिव है तो माइनस होगा। पॉजिटिव 39 आ रहा है, ऐड हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। -348 + 71। तो इसका नेगेटिव और नेगेटिव नेट कैश फ्लो है, तो ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए पहले चीज़ वर्किंग से लूंगा मैं। उसमें एक मैंने मेन चीज़ निकाली थी कि राइट्स इशूज हमने रिसीव कितना किया। तो वो हम 150,000 रिसीव करें इनफ्लो का। बाकी चीज़ें इसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से ही आएंगी, जैसे इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बैक। ये भी इनफ्लो होगा क्योंकि हमने लोन रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो। डिविडेंड माइनस होगा। तो इसका भी ओवरऑल पॉजिटिव आया है, तो ये होगा नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैंक का वो ओपनिंग से ज्यादा है। इसका लिए डेफिनेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो अब मैं वही निकालूंगा। तो अब मेरा ऑपरेटिंग का है 162, इसका इन्वेस्टिंग का -277 है, और फाइनेंसिंग का +126। तो 162 -277 +126, ये आया मेरा 11,000। अब इसमें मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगा। ओपनिंग बैलेंस ने दिया हुआ 17,000। अब देखिए, अगर मैं 11 + 17 करूं तो मेरा 28,000 आ रहा है क्लोजिंग बैंक बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैंक बैलेंस इसने भी यहाँ दिया हुआ है। इसने जबरदस्ती बैलेंस कराया था। मैंने और आप लोगों ने एरर्स को डिस्कस करके, उनकी करेक्शंस करके, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस फॉर्मेट में चाहिए उस पर प्रिपेयर करके उसको ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे हम क्लोजिंग बैंक बैलेंस के इक्वल लेके आए हैं। तो आई होप से आप लोग को फर्दर क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। और ये डेफिनेटली नॉर्मली जिस तरह जो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो उसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इसी के आपके 15 मार्क्स थे इसमें। The directors expect that as a result of the expansion of the business, investors will see changes in some of the company's investment ratios in the coming year. Discuss without making any calculations why the following changes might take place. Decrease in earnings per share. अब जिन्हें से कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
देखिए ईपीएस का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है प्रॉफिट फॉर ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब इसके डिक्रीज होने के रीजन, या तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज हुआ है, या मेरे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंक्रीज हुए। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज होने डिक्रीज होने के रीजन ये हो सकता है कि या तो रेवेन्यू डिक्रीज हो गया या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। और शेयर्स ये कितने ज्यादा शेयर्स इशू कर दिए ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए इसके। राइटिंग में मैं इसलिए नहीं कर रहा कि रिकॉर्डिंग का टाइम मिनिमल रखने के लिए, क्योंकि इतना मैंने एक्सप्लेन करते तो उसके बाद ऑब्वियसली राइटिंग आप लोग मैनेज कर सकते हो खुद में। इंक्रीज इन प्राइस अर्निंग रेशियो, अब इसके लिए पहले इस तरह के क्वेश्चन के हमेशा फॉर्मूला पहले अपने सामने देख लिया करें। अब इसके इंक्रीज होने का रीजन ये हो सकता है कि या तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो गई, तो या तो शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, या इन्वेस्टर ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपनी को लेके, या अर्निंग्स पर शेयर डिक्रीज हो गया। उसके रीजन मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। डिक्रीज इन डिविडेंड यील्ड, इसका फॉर्मूला होता है तो अब इस पे डिक्रीज होने के या तो एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिक्रीज हुआ है, और एनुअल डिविडेंड पर शेयर आपका जो करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड है और करंट ईयर का प्रपोज भी आता है। अब वैसे वो अकाउंट्स पे एडजस्ट नहीं होता, लेकिन अब 2023 से इन सर्टेन रेशियोज पे वो एडजस्ट होगा। और या तो मेरी मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो गई है। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग मेकिंग another bonus issue of what in a year's time. Advise the directors whether or not another bonus issue would be beneficial. Justify our answer. द फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इससे कोई फाइनेंस नहीं आएगा कंपनी में, क्योंकि हम फ्री के शेयर्स दे रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को। ऑल्दो अगर कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के लिए कैश नहीं, या वो कैश डिविडेंड नहीं पे करना चाहती, तो उस टाइमिंग बोनस इशू से सेटिस्फाई कर सकती है। इससे डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जो करंट शेयर होल्डर थे उन्हीं को शेयर इशू किए जा रहे हैं। ऑल्दो ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी बोनस इशू कर चुका है, तो उससे ज्यादा शेयर इशू जाएंगे, तो उससे शेयर प्राइस गिर सकती है। और अब रेशो का पॉइंट भी देख सकते हैं कैसे ईपीएस फर्दर गिर जाएगा वो। तो फिलहाल तो उसकी सिचुएशन है बोनस इशू नहीं करना चाहिए, और उसकी लिक्विडिटी भी ड्यूरिंग द इम्प्रूव हुई है, तो डिविडेंड भी पे करना मैनेज कर सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज।